हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th की कंप्लीट साइंस अपलोड कर दी है, आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें स्टार्ट होता है रिसोर्सेज से। तो देखते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, उसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकली ख़रीद सकते हैं, उसे कल्चरली एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। अब देखते हैं कि रिसोर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो ये ओरिजिन के बेस में दो तरह से होता है, बायोटिक, एबायोटिक, और एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे दो तरह से होता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ओनरशिप के बेस पे 3 पे होता है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल 4। और आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में होता है पोटेंशियल के बेस पे, डेवलप्ड स्टॉक के बेस पे और रिजर्व्स के बेस में। ठीक है, अब देखते हैं कि ओरिजिन के बेस पे बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग थिंग से मिलते हैं, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स। ठीक है, अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी जो ख़त्म हो सकते हैं या नहीं ख़त्म हो सकते। रिन्यूएबल वो रिसोर्स होते हैं जो दोबारा से हम लोग उन्हें रिन्यू कर सकते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, etc। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्स होते हैं जिन्हें एक बार कंज्यूम कर लिया जाए तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और इनमें बहुत समय लगता है बनने में दोबारा। इसका एग्जांपल है ऑयल, कोयला, etc। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स। ये रिसोर्स कोई प्राइवेट का इंडिविजुअल होता है, जैसे कि प्लॉट हो गया, घर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स। ये रिसोर्स पूरी मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी की होती है, जैसे कि पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया। अब देखते हैं नेशनल रिसोर्स। ये पूरे नेशन का होता है और ये सारी रिसोर्सेज नेशन को मिलती हैं। और इंटरनेशनल रिसोर्स, ये रिसोर्स जो भी 200 किलोमीटर एक्सक्लूसिव ओशन के बियॉन्ड का होता है, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। तो कोई भी इन रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन ना मिल जाए। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, कि इन रिसोर्स को रीजन में पाए तो जाते हैं, लेकिन इन्हें हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। जैसे कि राजस्थान, गुजरात में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का, लेकिन हम यूज़ नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो हम लोग सर्वे कर पा रहे हैं और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है और हम उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। स्टॉक वो रिसोर्स हैं जिन्हें हम लोग सर्वे किया है लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि पानी में 2 कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अगला है रिजर्व्स वो रिसोर्स हैं जिन्हें हमने सर्वे किया है, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से, लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम उसे फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं, जैसे कि वाटर, डैम में, फॉरेस्ट, etc। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स वाइटल हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, तो जो ह्यूमन बीइंग्स है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है या बहुत ज़्यादा यूज़ करके ख़त्म कर देता है। इसका मेजर कारण है कि डिप्लीशन हो जाता है रिसोर्स का, कि कुछ लोगों की ग्रीड के लिए एक्यूमुलेशन हो जाता है रिसोर्स का कुछ लोगों के हाथ में, जिससे कि जो सोसाइटी है डिवाइड हो जाती है रिच पुअर में। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोरेशन होता है रिसोर्स का, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन। एक सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, और रिसोर्स को यूज़ करने के लिए हमें बहुत ही ध्यान से करना चाहिए और सस्टेनेबली करना चाहिए। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट भी होएगी और एनवायरनमेंट को कोई डैमेज नहीं होगा, और हम लोग प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करते रहेंगे। अब देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री होती है रिसोर्स की, हम पहचानते हैं कि कौन कौन से रिसोर्स कहाँ पे हैं। फिर हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सा इंस्टीट्यूशन सेटअप होगा, और हम लोग मैच कर देते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट को हमारी नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। अब देखते हैं लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन सिस्टम को। लैंड एक लिमिटेड साइज़ में प्रेजेंट है तो हमें उसे बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। अगला है लैंड रिसोर्स इन इंडिया। 43% लैंड एरिया प्लेन है, जिससे हमें फैसिलिटी मिलती है एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की। 30% टोटल सरफेस एरिया कंट्री का माउंटेन है, जिसमें पेरेनियल फ्लो होता है रिवर्स का, और इससे फैसिलिटी मिलती है टूरिज़्म को, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को। और 27% एरिया कंट्री का प्लेट्यू रीजन है, जो रिच रिजर्व रखता है मिनरल के, फॉसिल फ्यूल के और फॉरेस्ट के। अब देखते हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में कैसा है। तो देखिए, यूज़ ऑफ लैंड को डिटरमाइन किया जाता है फिजिकल फैक्टर जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप के।
ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन कितनी है, टेक्नोलॉजी कितनी है और कल्चर ट्रेडिशन क्या है। अगला पॉइंट है लैंड यूज़ डाटा अवेलेबल है कि 93% टोटल जोग्राफिकल एरिया का, क्योंकि जो लैंड यूज़ रिपोर्टिंग है ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में की जाती है, आसाम को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पूरी तरह से नहीं की गई है। और कुछ एरिया हैं जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई किया, उन्हें भी सर्वे नहीं किया गया। अब देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि पेड़ को काटना, ज़्यादा फसल को खिलाना जानवरों को, माइनिंग करना, गड्ढे करना, इनसे लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे रोक सकते हैं। पहला एफोरेस्टेशन, प्लांट्स लगाएं। दूसरा शेल्टर बेल्ट्स लगाएं। ओवर ग्रेजिंग माने जानवर को ज़्यादा ना खाने दें, कंट्रोल करें उस पर। फिर हम लोग सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज़ करें और फाउंडिंग बुशेस को ग्रो करें। प्रॉपर वेस्टलैंड का मैनेजमेंट करें, माइनिंग एक्टिविटीज़ का कंट्रोल करें। ठीक है, अब देखते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इसका जो मीडियम है प्लांट ग्रोथ का, और ये सपोर्ट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अब देखते हैं सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो सॉइल का क्लासिफिकेशन उसके फॉर्मेशन पे, कलर पे, टेक्सचर पे, एज पे, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, और जो सॉइल ऑफ इंडिया है उन्हें बहुत तरह से हम लोग कर सकते हैं क्लासीफाई। तो पहली सॉइल है एलुवियल सॉइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछी जाती है। तो ये जो सॉइल है ये पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन में, जो बनती है एलुवियल सॉइल से, और ये पाई जाती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, पार्टिकुलरली डेल्टाज में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स में। ये फर्टाइल सॉइल है, इसलिए इसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। जो रीजन है एलुवियल सॉइल का बहुत ही कल्टिवेटेड और डेंसली पॉपुलेट होता है। ये सॉइल पोटाश में रिच होती है, फॉस्फोरिक एसिड में, लाइम में, जो शुगर केन, पैडी, वीट और अदर सीरियल पल्स क्रॉप्स के लिए ज़रूरी है। अगला है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कलर में काली होती है, इसे रेजर सॉइल भी बोला जाता है। ये कॉटन के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए काम की जाती है, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ये महाराष्ट्र के प्लेट्यू में पाई जाती है, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और गोदावरी और कृष्णा वैली में। ये एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बनती है, छोटे छोटे से, और ये अपनी कैपेसिटी के लिए जानी जाती है, मॉइस्चर को होल्ड करने की। और ये रिच है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम में। अगली सॉइल्स हैं रेड और येलो। ये पाई जाती है लो रेनफॉल ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। ये ओडिशा में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में, साउथर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन में, पिडमोंट रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। और इसका एक रेडिश कलर होता है क्योंकि इसमें डिफ्यूजन होता है आयरन का, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स का। अब देखते हैं लेटराइट सॉइल। ये डेवलप होती है एरिया में जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होता है। ये पाई जाती है कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और हिली एरिया ऑफ ओडिशा, आसाम में। ये सूटेबल है कल्टीवेशन करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र का, और इसमें लो ह्यूमस कंटेंट होता है क्योंकि डिकम्पोजर बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हाई टेम्परेचर से। अगली सॉइल है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल पाई जाती है वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में। जब प्रॉपर इरिगेशन हो जाता है इन सॉइल्स का तो ये कल्टिवेबल बन जाती है, और इनमें ह्यूमस और मॉइस्चर कम होता है क्योंकि ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर से एवापोरेशन जल्दी हो जाता है। सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है क्योंकि इससे हम लोग सॉल्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं पानी को एवापोरेट करके। अब देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल्स। ये हिली और माउंटेनियस एरिया पे पाई जाती है जहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं। ये फीचर करती है डिफरेंट होते हैं क्योंकि लोकेशन अलग अलग होती है। तो लोमी और सिल्टी वैली साइड में, और कोर्स ग्रेन होती है अपर स्लोप पे। सिल्ट लोअर पार्ट में होती है वैली के, रिवर टेरेसेस पे, और एल्यूवियल फेनो आर फर्टाइल। अब देखते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब देखते हैं सॉइल इरोजन कैसे हो जाता है। नेचुरल वे होते हैं, विंड से, ग्लेशियर से, पानी से, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटना, ओवर ग्रेजिंग करवा देना, ज़्यादा चारा खिला देना जानवरों को, कंस्ट्रक्शन करना, माइनिंग करना, इनसे भी सॉइल इरोजन होता है। अब देखते हैं इसे कैसे रोका जा सकता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग करके, शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करके, हिल एरियाज़ में काउंटर प्लोइंग और टेरेस फार्मिंग करके। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज़ कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे।